हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मॉडल के इस चैप्टर में अपन पार्ट 3 के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले अपन 2 पार्ट देख चुके हैं जिसमें कैन, कुड और मे का यूज हो गया था, और आज अपन देखेंगे यूज ऑफ माइट, माइट का प्रयोग। अब माइट नाम के जो मॉडल है वो क्या है, इसका यूज कहां किया जाता है, माइट कहां से आया। माइट इज ए पास्ट फॉर्म ऑफ मे, माइट मे की पास्ट फॉर्म है। अब मे का आपने पढ़ा सकना, तो माइट का सीधी सी बात है सकना। अब ये अर्थ क्या है, कोई मायने नहीं रखता है, क्योंकि सका सकना अपन जब से मॉडल पढ़ना शुरू कर रहे हैं तब से हर प्रकार की मॉडल का अर्थ है वो यही समझते हैं। तो क्या है इनका जो मेन भाव प्रकट करने का जो अर्थ है भावार्थ, उस कॉन्सेप्ट पे अपन को काम करना है। देखिए, माइट एक प्रकार की मॉडल, और सबसे पहले बात करते हैं इसमें अपन पॉसिबिलिटी कि माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। बट अपन ने इससे पहले जो मॉडल पढ़ी वो सभी भी पॉसिबिलिटी को शो कर रही थी। कैन में पॉसिबिलिटी थी, कुड में पास्ट पॉसिबिलिटी थी, और मे के अंतर्गत आपको पता है कि डाउटफुल पॉसिबिलिटी। अब माइट में किस प्रकार की होगी, याद आ गया होगा बेटा कि जो माइट का यूज है वो रिमोट पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है। मेजरली एग्जाम में जब भी क्वेश्चन पूछा गया है माइट से रिलेटेड, तो रिमोट पॉसिबिलिटी से बिलोंग करने वाला सेंटेंस ही पूछा जाता है। अब रिमोट पॉसिबिलिटी का अर्थ क्या होता है? रिमोट पॉसिबिलिटी का अर्थ होता है क्षीण संभावना। क्षीण का मतलब होता है कमजोर, या आप इसको वापस बोल सकते हो इक्वल टू नॉट, यानी कि नगण्य। किसी भी कार्य के होने की संभावनाएं नहीं के बराबर हो, नगण्य हो, तो वहां पर अपन माइट का यूज करते हैं। या अपन यूज समझ सकते हैं अपने आंकड़ों के हिसाब से, किसी भी कार्य के होने की पॉसिबिलिटी लेस देन 25% हो, लेस देन 25% हो, 25% से कम अगर किसी भी कार्य के होने की संभावना बढ़ती है तो उस कंडीशन में अपन माइट का यूज करते हैं। उस सेंटेंस को देखकर अपना मन तो करता है कि यहां पर मे नॉट का यूज करने, लेकिन उस सेंटेंस के अंतर्गत ऐसा कोई भी तथ्य नहीं दिया हुआ होता है, ऐसा कोई भी फैक्ट नहीं दिया हुआ होता है जिसके कारण से आप ये कह सकते हो कि ये सेंटेंस नेगेटिव वाला है, या इसके अंतर्गत अपन मे नॉट का यूज करेंगे। तो पहला पॉइंट, माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। माइट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस रिमोट पॉसिबिलिटी। और रिमोट पॉसिबिलिटी शब्द का अर्थ होता है क्षीण संभावना।
अब एक मीटर है, पॉसिबिलिटी का जो मीटर है उस मीटर को समझ गए होंगे। देखो 0 से 25% तक संभावना है माइट का यूज, और 25 से 50 से 60 तक ले जाओ से संभावना होती है मे का यूज, 60 से 80 85 तक ले जा सकते हो, 90 तक किसका प्रयोग, तेल का। लेकिन बेटा जब किसी कार्य के होने की संभावना पूरी की पूरी 100% हो, 0.01% भी ऐसा कोई फैक्ट नहीं जो ये कहता है कि इस कारण से ये नहीं हो सकता, मतलब कोई भी कार्य जिसके बारे में आप श्योर हो, श्योर पॉसिबिलिटी, पूर्णतः संभावना, गारंटेड पॉसिबिलिटी, उस कंडीशन में भी यूज मस्ट। ये थोड़ा सा जो मॉडल मीटर है पॉसिबिलिटी का, इसको आप समझने की कोशिश करें। देखो अपन बार बार पढ़ेंगे, अपने लिखा मिलता है इस चीज का यूज पॉसिबिलिटी के लिए होता है, लेकिन पॉसिबिलिटी किस प्रकार की है, ये जो परसेंटेज बेस पर जो मीटर बनाए गए हैं इसको अपने माइंड में सेट करना है। अब देखो जैसे सेंटेंस आ गया, देयर आर few clouds in the sky. There are few clouds in the sky. It gave rain today. आकाश में बहुत ही कम बादल है, कुछ बादल है, तो अपन ये कह सकते हैं कुछ है, ज्यादा नहीं है, नॉर्मल नहीं है, लेकिन कम है, मात्रा कम है, तो सीधी सी बात है बरसात के नहीं होने की संभावना होती है। लेकिन अपन ये नहीं कह सकते कि बरसात नहीं हो सकती। अगर ये होता ना कि द स्काई इज क्लियर, आकाश बिल्कुल साफ है, तब अपन मे नॉट, मतलब संभावना ही नहीं है, कैन नॉट तो नहीं कर सकते, लेकिन मे नॉट का यूज वहां हो जाता। अब यहां पर होगा इट माइट रेन टुडे। ध्यान देना भैया, अगर रिमोट पॉसिबिलिटी को आप इंडिकेट कर रहे हो तो ये जरा दिमाग मत लगाना कि यार माइट तो पास्ट की फॉर्म है, तो अपना जो सेंटेंस है वो पास्ट फॉर्म में होना चाहिए, यानी पास्ट टाइम को इंडिकेट करने वाला होना चाहिए। यहाँ पर ये बात तो नहीं हुई ना बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि माइट का यहाँ पर जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट या पास्ट को इंडिकेट नहीं कर रहा है, जबकि वो रिमोट पॉसिबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि अगर सेंटेंस आपका रिमोट पॉसिबिलिटी को इंडिकेट करता है तो टाइम की यहाँ पर कोई वेरिएशन नहीं बचती। एक सेंटेंस और देख लो इससे रिलेटेड, मोहन डेली, चलो ये देख लो, मोहन डज नॉट हार्ड वर्क एट होम इन स्टडी। मोहन पढ़ने में घर पे मेहनत नहीं करता है, मोहन पढ़ने में घर पे मेहनत नहीं करता है, घर पे मेहनत नहीं करता है। इट बट लेकिन ही गेव पास इन एग्जाम। मोहन घर पे पढ़ाई में हार्डवर्क नहीं करता है, लेकिन बट क्या कहता है, अब ये बट क्या कराएगा, इस नियम का विरोध करवाएगा। भाई घर पे हार्डवर्क नहीं करता है, इसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आना चाहिए वो रिजल्ट तो फेल होना चाहिए, लेकिन ये बट आने के कारण इसका विरोध करवाएगा। बट ही माइट पास इन एग्जाम, लेकिन वो परीक्षा में पास हो सकता है, हो सकता है भाई वो थोड़ा बहुत जो क्लास पढ़ाते हैं वो याद रहता होगा, या पास होने के लिए उसकी जो आईक्यू लेवल है वो ठीक होगा,
इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये जो बट येट ऐसे कोई शब्द आ जाते हैं तो उनके माध्यम से भी आपको थोड़ा सा समझ लेना होगा। तो ये माइट का एक यूज हो गया रिमोट पॉसिबिलिटी। अब देखिए माइट का दूसरा यूज। अब जो अपनी देसी ट्रिक लगाते हो वो काम आएगी कि माइट है वो पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है। अब यदि कोई सेंटेंस ऐसा हो जिसके अंतर्गत कभी आप मे का यूज करते थे या उस सेंटेंस की कंडीशन ऐसी है कि आप कहो कि यार इसमें तो मे का यूज होना चाहिए, बट उसकी जो टाइमिंग स्केल है वो टाइमिंग स्केल अगर पास्ट टाइम की है तो उस कंडीशन में आप वहां पर मे की जगह माइट का यूज करोगे। मे की जगह माइट का यूज करोगे। एग्जांपल की बात करते हैं तो अपन देखते हैं बड़ा एक एग्जांपल। He said that lived long. He said that उसने कहा कि he gave lived long वह दीर्घायु। अब देखिए अरे यार यहां पर डेट आ गया, यहां पर शेड आ गया। अब लिव लॉन्ग वह दीर्घायु, उसने कहा कि वो दीर्घायु हो। मतलब ये जो शेड है वो क्या है अपने आप में V2 है ना भाई। जो सेंटेंस है अपना उसको लिखा हुआ है इनडायरेक्ट स्पीच। अब जब आपका सेंटेंस इनडायरेक्ट स्पीच में है तो सीधी सी बात है कि जब डायरेक्ट स्पीच में था तब इसमें हो सकता है कहीं ना कहीं मे का यूज हुआ होगा, और जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिख रहे हो तब आप किसका यूज करोगे माइट का यूज करोगे। ठीक है। इस प्रकार से अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो जो आपको लगे कि इनडायरेक्ट स्पीच में आया है या इस सेंटेंस के अंदर ऐसी कोई चीज दी हुई है जो पास्ट को इंडिकेट करती है और मे का यूज होना चाहिए लेकिन पास्ट टाइम की वजह से आप माइट का यूज करोगे। जैसे स्टूडेंट ask the teacher if he come in। देखो ये सेंटेंस कभी जैसा लिखा हुआ था स्टूडेंट सेड टीचर, स्टूडेंट ने अध्यापक को पूछा मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं। तो वही सेंटेंस यहां पर ही माइट कम इन। इस प्रकार से माइट का प्रयोग ये सेकंड है कि अगर आपका सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है या पास्ट टाइम को इंडिकेट करता है उस कंडीशन में मे की जगह माइट का यूज हो जाता है। ठीक है। अब इसका जो थर्ड कॉन्सेप्ट है उसके ऊपर काम करते हैं। माइट का यूज अभी अब अपन बात करेंगे रिक्वेस्ट की। अब देखिए इधर भी अपन ने जो पहले मॉडल पढ़ी उनमें भी अपन ने रिक्वेस्ट की बात की थी। इसका भी थोड़ा सा मीटर बना के देख मुझसे। कैन पढ़ लिया, कुड पढ़ लिया, मे पढ़ लिया, माइट पढ़ लिया। ये सब के सब रिक्वेस्ट के लिए काम में आते हैं। अब लेकिन वो रिक्वेस्ट किस प्रकार की, देखिए अपन ने कैन के लिए क्या पढ़ा था इनफॉर्मल रिक्वेस्ट, कुड के लिए क्या पढ़ा था पोलाइट रिक्वेस्ट, मे के लिए क्या पढ़ा था फॉर्मल रिक्वेस्ट। अब आ गया माइट। ऊपर के तीनों अलग अलग प्रकार की रिक्वेस्ट है। अब माइट में होती है बेटा, इसको आप कह सकते हो केयरलेस रिक्वेस्ट या
हेजिटेशनफुल रिक्वेस्ट, मतलब आप अगले से प्रार्थना भी कर रहे हो लेकिन प्रार्थना में क्या है? लापरवाही। लापरवाही पूर्वक अगर आप प्रार्थना करते हो, उस कंडीशन को शो करने के लिए माइट क्या होता है? या हिचकिचाहट पूर्वक की गई प्रार्थना की, मतलब अगले को लगता नहीं है कि यार आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, रिक्वेस्ट करते टाइम आपके मन में हेजिटेशन रहता है, यार अपनी जो रिक्वेस्ट है उसकी तरफ ध्यान देगा नहीं देगा, या अपन उससे बार बार कोई रिक्वेस्ट करते हैं फिर अपने मन में आता है कि यार अपनी बात ये मानेगा या नहीं मानेगा, या अगले को जो प्राइवेट चीज है उसको अपन मांगना चाहते हैं, जैसे you give me your phone, क्या कुछ समय के लिए अपना फोन दे दो। अब अगर एक प्रकार से तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं, हो सकता है अगला दे भी सकता है, लेकिन जब ये बात पूछते हैं अगले से, ऐसे अपन रिक्वेस्ट करते हैं तो अपने मन में थोड़ा सा हेजिटेशन रहता है कि अगर मना कर देगा या नहीं करेगा, तो माइट ऐसी कंडीशन में माइट क्या होता है, भले ही सेंटेंस के अंदर टाइम चाहे प्रेजेंट का हो चाहे पास्ट का हो, नो एनी मैटर। If you follow me, might you follow me? क्या मेरा फॉलो करोगे? मेरे पीछे पीछे चलोगे या मैं कोई किसी भी कार्य करने मुझे फॉलो करोगे? ये इस प्रकार की जो रिक्वेस्ट होती है वो एक केयरलेस रिक्वेस्ट होती है, इसमें ज्यादा दमदार रिक्वेस्ट इसको नहीं मानते, या अपन बहुत बात करते समय अगले के सामने हिचकिचाते हैं, ऐसी बातों के लिए ये माइट का यूज होता है। तो ये 3 यूजेस मेजरली अपन पढ़ते हैं इसके लिए, और इन्हीं बेस के ऊपर अपन को ज्यादातर जो सेंटेंस है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए माइट के यूज। अब इसके बाद ये 4 प्रयोग अपन ने देख लिए, कैन, कुड, मे और माइट। ये 4 की एक फैमिली है, इन चारों की जो मीनिंग है वो सेम सेम है, ये एक फैमिली तो कंप्लीट हो गई। अब अपन यूज स्टार्ट करेंगे विल का। विल, शेल, ये और वुड भी इन्हीं के अंतर्गत आता है बेटा, ये इनके एक फैमिली है। फिर शुड और मस्ट और ought to, ये इन 3 की अलग फैमिली है। अभी अपन इसी में बातें करते हैं यूज ऑफ विल। विल आपने इससे पहले भी मॉडल के अलावा भी स्कोर कहीं देखा होगा, क्योंकि जो ये विल है मॉडल्स तो है, इसके साथ साथ फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए एज ए हेल्पिंग वर्ब भी यूज में आता है। और अपन यूं कह सकते हैं कि जो फ्यूचर टेंस है, इस फ्यूचर टेंस की हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन विल का यूज पढ़ते हैं। यदि यू सिंगली विल अपने इंग्लिश की डिक्शनरी में आ जाए, जहां पर अपन को मॉडल्स, हेल्पिंग वर्ब ऐसे कोई कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ अपन के पास में सिर्फ एक इंग्लिश का वर्ड है विल, और उसका अगर अपन को मीनिंग निकालना होता है तब इस विल शब्द का अर्थ होता है इच्छा। विल शब्द का अर्थ क्या होता है? इच्छा। और वैसे जब अगर विल किसी सेंटेंस के अंतर्गत आ जाता है तो उसका जो हिंदी का सेंटेंस है, उस सेंटेंस के लास्ट में गा, गी, गे जैसे शब्दों का यूज हो जाता है। ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है। अब देखो विल का यूज, सबसे पहले
अपन जो इसका नॉर्मली यूज है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हो, मतलब इसका यूज फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करता है। विल का यूज किस लिए आता है? फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए, फ्यूचर टाइम को एक्सप्रेस करने के लिए। अब देखो फ्यूचर टाइम को ये किस प्रकार से एक्सप्रेस करता है, ध्यान दे। सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन प्लस किसी भी प्रकार की जो नाउन है, इस नाउन के साथ फ्यूचर टाइम को बताता है। मतलब कोई भी सेंटेंस हो, उस सेंटेंस का सब्जेक्ट यदि सेकंड पर्सन है या थर्ड पर्सन है या किसी भी प्रकार की कोई नाउन है और उस सेंटेंस के अंतर्गत कोई ना कोई फ्यूचर का टाइम है, तो आपको विल का यूज करना होगा। अब सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में आपने जो पीछे के आपने दो टॉपिक पढ़े थे, नरेशन, वॉइस, इनके अंतर्गत अपन इनके बारे में चर्चाएं कर चुके हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन क्या होता है, सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या होता है। एक बार फिर रिपीट कर लो। सेकंड पर्सन जो प्रोनाउन है उसके अंतर्गत आती है यू फैमिली। कौन सी फैमिली आती है? यू फैमिली। और जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसके अंतर्गत आता है ही, सी, इट, दे। ये तो इनमें से कोई प्रोनाउन हो या किसी भी प्रकार के अन्य कोई नाउन हो, तो उनको इंडिकेट करने के लिए अपने पास में विल रहता है। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं साथ में। He gave go to London tomorrow। वह कल लंदन जाएगा, वह कल लंदन जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर टुमारो वर्ड है, वो एक फ्यूचर का टाइम है और फ्यूचर टाइम को इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर आता है। अब गो है तो गो के साथ किसका यूज हो जाएगा? विल का यूज हो जाएगा। ही विल गो टू लंदन टुमारो, वह कल लंदन जाएगा। इसी प्रकार से राजेश gave a car in next month। राजेश अगले महीने, यहां पर बातें हो रही बेटा नेक्स्ट मंथ की, तो ये फ्यूचर का टाइम है, इसलिए यहां पर हो जाएगा विल। तो कोई भी सेंटेंस में अगर उसके अंतर्गत फ्यूचर का टाइम दे रखा है तो आप सब्जेक्ट को फोकस करो कि सब्जेक्ट में सेकंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या फिर किसी भी प्रकार की कोई नाउन है, तो वहां पर विल का यूज किया जाता है। समझ गए? एक तो ये पॉइंट। अब इसके बाद विल का और कहां-कहां प्रयोग किया जाता है। देखो विल का यूज आई और वी, या आप यूं कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के लिए ये क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आई और वी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इनके साथ में विल का प्रयोग होता है। किस कंडीशन में? जब सेंटेंस के अंतर्गत किसी भी प्रकार की विलिंगनेस को शो किया गया हो, विलिंगनेस इच्छा, किसी व्यक्ति का इंटेंशन शो किया गया हो। इंटेंशन शब्द का अर्थ क्या होता है?
इरादा, या किसी व्यक्ति का डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन शब्द का अर्थ है दृढ़ निश्चय, या किसी व्यक्ति से कोई प्रॉमिस करता है, वादा। तो इन चीजों को शो करने के लिए आई और वी के साथ विल का यूज किया जाता है। विलिंगनेस, इंटेंशन, डिटर्मिनेशन और प्रॉमिस, ये वो वर्ड है जो व्यक्ति खुद किसी न किसी के साथ करता है। तो जैसे एग्जाम्पल की बात अपन यही कर लेते हैं, आई गैव सेलिब्रेट माई बर्थडे, मैं मेरा जन्मदिन मनाऊंगा। अब इसका क्या है ऐसा, चाहे तो आप ये बोल सकते हो इसका ऐसा इरादा है या इसकी इच्छा है कि ये अपना जन्मदिन मना के रहेगा। आई सेलिब्रेट माई बर्थडे, आई गैव डू इट और डाई। किसमें डिटर्मिनेशन कर लिया, दैट निश्चय कर लिया, मैं इस कार्य को या तो करूंगा या फिर मरूंगा। आई शैल डू इट, आई शैल डू इट और डाई, मैं या तो करूंगा या मरूंगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि ये वो सेंटेंस जिसके अंतर्गत डिटर्मिनेशन को इंडिकेट करवा दिया गया है। या आई मीट यू एट बस स्टॉप, प्रॉमिस है मैं आपसे बस स्टॉप पे मिल लूंगा या वहां आपसे मिल जाऊंगा। इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि विल का यूज हर प्रकार के प्रोनाउन के साथ, हर प्रकार के नाउन के साथ होता है, लेकिन जैसे इनका प्रयोग होता है तो उसका जो अगला जो रीडर है उसकी जो मैंडेबिलिटी है वो चेंज होता है। अपन देखा कि अगर अपना सब्जेक्ट या यू ही सी इट और कोई नाउन थी, तब अपन ये समझ रहे थे कि फ्यूचर टाइम को इंडिकेट कर रहा है। श्योर यार, यहां पर अपन को इन सब के अंतर्गत विल फिलअप करना था। क्योंकि अपन विल पढ़ रहे हैं और ये विल के ही यूजेस पढ़ा रहे हैं। आई विल सेलिब्रेट माय बर्थडे, आई विल डू इट और डाई, आई विल मीट यू एट बस स्टॉप। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा आप ध्यान दें इसकी तरफ, यहाँ पर अपन को विल फिलअप करना है। तो आई के और वी के साथ जैसे अपन ने विल देखा तो विल देखते ही अपने मन में आ गया कि यहाँ पे फ्यूचर टाइम नहीं है, उसके मन की जो दर्द, इच्छा है, इरादे हैं, वादा है, वो सब बातें जाग रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये अपन ने माइट और विल दो मॉडल के बारे में पढ़ा और आपने भी अपना टाइम निकाला, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि आप शायद नियमित रूप से कि पूरे वीडियो देखते होंगे और इनके बारे में थोड़ा सा है वो पढ़ाई भी करते होंगे। इनको आप साथ में कहीं ना कहीं लिखने की जो प्रोसेस है वो फॉलो करें ताकि ये आप परमानेंटली इनको सीख सके। अगली क्लास के अंतर्गत अपन वुड, सेल, उनके यूजेस के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।